तो हास्यास्पद हुआ कि नहीं होगा? तो ग्रोटेस्क, ग्रेट इश्क, यानी ग्रेट लोगों का जो इश्क होता है बड़ा ही हास्यास्पद होता है। नेक्स्ट वर्ड इज हैपलेस। हैपलेस का मतलब दुर्भाग्यशाली। हैपलेस दुर्भाग्यशाली, तो हैपलेस को लिंक कर लो हेल्पलेस। जब व्यक्ति हेल्पलेस हो जाता है तो दुर्भाग्य खराब है। जब व्यक्ति होपलेस हो जाता है दुर्भाग्य खराब है। तो हैपलेस, होपलेस, हेल्पलेस। हाँ और क्या। नेक्स्ट वर्ड इज रक्कस। रक्कस का मतलब कोलाहल। रक्कस कहते हैं शोरगुल को, तो रक्कस को लिंक करो राक्षस। रक्कस राक्षस, राक्षस क्या करते हैं? शोरगुल। आपने रामायण देखी होगी, तो रामायण में राक्षस जहाँ भी जाता है क्या करता है? शोरगुल, हल्ला गुल्ला, सारे साधु महात्मा को डिस्टर्ब करता है। तो रक्कस राक्षस, रक्कस राक्षस, शोरगुल। शीमर, शीमर कहते हैं टिमटिमाना को। शीमर कहते हैं झिलमिलाना को। शीमर टिमटिमाना, झिलमिलाना। तो शीमर को लिंक कर लो शी। शी का मतलब महिला, पत्नी। मर, तो शी मर गई और मर करके ऊपर टिमटिमा रही है। शी मर, शी मर, शी मर के टिमटिमा रही है। तो दूसरी वाले को लोग दिखा रहे हैं, देखो वो टिमटिमा रही है, शी मर, शी मर करके टिमटिमा रही है। तो शी मर, शी मर करके। शौडी, शौडी कहते हैं निकम्मा को। शौडी कहते हैं नल्ला को। शौडी कहते हैं घटिया को। शौडी शादी, शौडी शादी। जब से लड़कों की शादी हो जाती है लड़के नल्ले बन जाते हैं घर में। शौडी शादी, शादी करके क्या बन गया? नल्ला, निकम्मा, किसी काम का नहीं। नेक्स्ट है सोनरस। सोनरस मतलब मीठा आवाज। सोनरस कहते हैं मीठा आवाज को। जब व्यक्ति को सोमरस पिला दो तो एक से एक आवाज निकालेगा। मीठा आवाज क्या है? तो सोनरस, सोमरस, मीठा आवाज निकालना। तो सोनरस, सोमरस। सॉर्डिड, अनैतिक काम, गंदा काम, घटिया काम। सॉर्डिड, सॉरी दीदी, सॉर्डिड, सॉरी दीदी। अब गंदा काम करते हो सॉरी दीदी बोलते हो, तो सॉर्डिड, गंदा काम। सॉवरेनिटी, तो सॉवरेन आपको याद करवाया होगा। सॉवरेन, सॉवरेन शाबर में रेन, प्रभु सत्ता, स्वतंत्रता, तो आपको याद भी होगा सॉवरेनिटी, प्रभु सत्ता। चलो मिलकर मेरे साथ बोलो, डेसीमेट। बोलो जोर से, डेसीमेट, क्षय होना। डेसीमेट, बर्बाद होना। डेसीमेट, देसी मीट खाकर क्षय हो जाना। डेसीमेट, डिस्ट्रॉय हो जाना। रिलायबल, रैली में एबल लोग, विश्वसनीय। रिलायबल, भरोसेमंद। रिलायबल, विश्वसनीय। ग्रोटेस्क, हास्यास्पद। ग्रोटेस्क, ग्रेट लोगों का इश्क हास्यास्पद होता है। ग्रोटेस्क, ग्रेट लोगों का इश्क हास्यास्पद। हैपलेस, दुर्भाग्यशाली। हैपलेस, हेल्पलेस। हैपलेस, हेल्पलेस, दुर्भाग्यशाली। हैपलेस, अनलक्की। रक्कस, राक्षस, कोलाहल करता है। रक्कस, राक्षस, शोरगुल। शीमर, शीमर कर, टिमटिमा रही है। शीमर, झिलमिलाना। शीमर, शी मरकर टिमटिमा रही है। शीमर, टिमटिमाना। शौडी, नल्ला। शौडी, निकम्मा। शौडी, शादी करके निकम्मा बन जाना। शौडी, शादी करके निकम्मा। सोनरस, मीठा आवाज। सोनरस, सोमरस पीकर, मीठा आवाज। सोनरस, सोमरस पीकर, मीठा आवाज। सोनरस, सोमरस पीकर, सुरीला आवाज। सॉर्डिड, अनैतिक काम। सॉर्डिड, सॉरी दीदी, गंदा काम। सॉर्डिड, सॉरी दीदी, घटिया काम। सॉवरेनिटी, प्रभु सत्ता। सॉवरेन, शाबर में रेन, प्रभु सत्ता। पेज पलट दो। बोलो, डेसीमेट का मतलब, डेसीमेट, रिलायबल, रिलायबल। ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क। हैपलेस, हैपलेस। रक्कस, रक्कस। शीमर, शीमर। शौडी, शौडी। सोनरस, सोनरस, सोनरस। सॉर्डिड, सॉर्डिड। सॉवरेनिटी, सॉवरेन। बहुत सुंदर। आज ये फिर पहला वर्ड है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब अचानक फैलना।
अचानक छिड़ना को ब्रेकआउट बोलते हैं। जैसे वार है, राइट है, अचानक छिड़ गया तो ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट मतलब भाग निकलना भी होता है, तो ब्रेकआउट तोड़ के निकल गया। ब्रिंग अबाउट मतलब लाना, कोई चीज़ अचानक से आ गया है तो ब्रिंग अबाउट कहता है। ब्रिंग बैक का मतलब फिर से लाना, वापस लाना, ब्रिंग बैक कहलाता है। ब्रिंग डाउन मार गिराना या गिर जाने को ब्रिंग डाउन कहते हैं। क्लियर? चलो कल का वो कैब T9 सुनना है। T9 बोलो। है वो का मतलब, मरकी का मतलब, ओवरसी, एसिमिलेट, एंडोर्समेंट, इमिश्री, फियास्क, इनमेस, सिनर्जी, स्टैम्पेड। दूसरा किताब निकालो। कितना लेसन? लेसन 10। बहुत सुंदर। लेसन 10 पे आ जाइए। पहला वर्ड है एबोलिशन। बोलो। एबोलिशन का मतलब, अचीव का मतलब, अक्यूट, एजिटेशन, बेनिफिशियल, डायलेक्ट, फ्रूटलेस का मतलब, जस्टिफाई, टेंट का मतलब, गंदा करना, लूनर, सोलर। चलो तुम खड़े हो जाओ। टोपी बोलो। एक्यूट 2 वर्ड है, दोनों का मतलब, अरे स्कॉर्च का मतलब, चाबुक। बोलो। सस्पेंस और सस्पेंशन में क्या अंतर है? बहुत सुंदर। बैठ जाओ। प्रोसिव खड़ा करो। बोलो। प्रोहिबिट, मैटेरियली। बोलो। डायलेक्ट। बैठ जाओ, बैठ जाओ। बोलो। एबोलिशन, एजिटेशन, स्कॉर्च का मतलब, टेंट का मतलब, बैठ जाओ। तैयारी है? पढ़ा कि नहीं? दोनों, दोनों एक साथ। बोलो। डायलेक्ट का मतलब, बहुत सुंदर तैयारी। सस्पेंस और सस्पेंशन में क्या अंतर है? क्यूज में भाग ले रहे हो कि नहीं? कल क्यों चलेगा। प्रोहिबिट का मतलब, बहुत बेहतर। बैठ जाओ यहाँ से। बोलो। एबोलिशन, फ्रूटलेस। पढ़ाया कि नहीं? हैं? तो आओ तो चेहरा पानी वाली मार करके आया करो कि नहीं? दिन में सोता है खा करके? भात खाता है कि रोटी खाता है? रोटी। रोटी खाना, स्टूडेंट को भात नहीं खाना चाहिए। भात समझते हो कि नहीं? चावल। बोलो। एजिटेशन का मतलब, एक बार एक लड़का को पढ़ा रहा था ऐसे ही, तो वो ऐसे सो के आता था। कि काहे सोता है जी? बोला सर भात खा लेता हूँ। तो भात खा लेता हूँ। मैं इतना हंसा उस दिन। हम इसका मतलब कि भात खाने से नींद उड़ आती होगी। खैर। बोलो। एबोलिशन का मतलब, दोपहर में सोता है कि नहीं? सो कर आया करना थोड़ा सा। बैठ जाओ। चलो वहाँ से खड़ा हो जाओ दोनों आदमी। डायलेक्ट का मतलब, बेनिफिशियल। स्कॉर्च का मतलब, तुम लोग भाग ले रहे हो कि नहीं? बैठ जाओ। बोलो। एक्यूट 2 वर्ड है, दोनों का मतलब। डायलेक्ट का मतलब पढ़ा है? बोलो। एजिटेशन, लूनर। वहाँ से खड़े हो जाओ। एबोलिशन, सस्पेंस, सस्पेंशन, सस्पेंशन, टर्मिनेशन। सस्पेंड हो गया और सस्पेंस, दुविधा। डायलेक्ट का मतलब, क्यूज में पार्टिसिपेट कर रहे हो कि नहीं? तो कैसे करेगा? बता नहीं रहा। बोलो। एजिटेशन,
सोलर। बैठ जाओ। मैं तो चाहता हूं कि सबको 10,000 का कैश मिले। हैं? फीस कहाँ, फीस की बात बोला? तुम लोग क्यूज का भी नाम खराब करते हो। अब फीस अलग चीज है, वो तो गुरुदक्षिणा तुमने दिया, ये तो मैं तुम्हें प्राइज दे रहा हूं। चलो सबसे पीछे से बोलो। डायलेक्ट का मतलब जस्टिफाई, मैटेरियली। कल क्यूज में पार्टिसिपेट कर रहा है? टोपी। लूनर और सोलर में क्या अंतर है? अपने पैरों पर खड़ा हो, हाथ पर क्यों खड़ा है? नहीं पढ़ा है? क्यूज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो? कैसे करेगा? आज क्यूज होता तो तुम्हारे लिए दिन बढ़ा दिया है। चलो बैठो, कल सब लोग पढ़ के आना। कल आपका क्यूज चलेगा बच्चे, ठीक है? और काम चलेगा। 2 बोतल कहला है तो वही मिला था नहीं तब है? लेकिन फिर पी जाएगा सर। इसी से पिलाओ, ठंडा छोड़ दो, इसी से पिलाओ। इसको रहने दो, बाद में पिलाना। ठीक है बच्चे, चलिए। और लाइव कर रहा है कि नहीं क्लास? सुजान अंदर देख लेना, चेक कर रहा है, कर रहा है। इसकी जरूरत नहीं है, यही ठंडा है, बस करो। इसको मेरे तरफ से साइड में। तो यहाँ पे क्या है बच्चे कि देखो, वोकैबुलरी के बिना अंग्रेजी नहीं है। और कहीं भी हम लोग पढ़ते हैं, वोकैब अगर ना कराया जाए तो आप समझो कि आपके साथ धोखा हो रहा है। इसलिए मैं क्यूज़ का यहाँ पे सिस्टम रखा हूँ कि ताकि आप पढ़ो तो आपके अंदर हमेशा रिवीजन। क्यूज़ का मतलब क्या? रिवीजन। जैसे 1 से 10 तक में पढ़ा दिया, आप पहले टीचर के टेम्परामेंट को पकड़ो। टीचर 2 प्रकार के होते हैं, एक कोर्स फिनिश करने में भरोसा करते हैं और एक बच्चों को सिखाने में भरोसा करते हैं और एक रिजल्ट फोकस करते हैं। तो धर्मेंद्र सर फोकस करते हैं रिजल्ट पर और सिखाने पर, 2 चीज़ पे। कोर्स आपका 2 महीने हो जाए, 3 महीने में लग जाए, मंजूर है मुझे। लेकिन आप अगर सीखे नहीं, आपका कोर्स समाप्त हो गया तो आप जहाँ थे वहीं रहेंगे, आपका लेवल वहीं है। अगर मैं वोकैबुलरी आज एक लेसन हर दिन सुना दूँ, तुम्हें याद भी है, अगर रिवीजन ना कराऊं तो मुझे पता है तुम रिवीजन कभी करोगे नहीं। इसलिए 10-10 लेसन का हमने रखा है सेगमेंट, कि ताकि एवरी 10 लेसन्स पर आपका रिवीजन हो जाए। अगर मान लो 2-4 बच्चा 10,000 मुझे जीत भी लिया कैश, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा कि बच्चों का रिजल्ट हो जाएगा। तो ये चीज़, चूँकि अपना क्लास ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, ये बैच लाइव भी चल रहा है, आप लोग देखते रहते हो, तो लाइव का क्लास भी चल रहा है, तो लाइव में अपना एडमिशन हो रहा है, इससे चिंता करने की बात नहीं है। ये मैं सोचूँ कि सर 10,000 देंगे, 100% 10,000 दूंगा। ये नहीं कि क्यूज करवाने के लिए बोल रहा हूँ, 100% दूंगा। और जो बच्चे जीतते उन्हें देता भी हूँ मैं, बस मेरे हो। तो ये मत सोचना कि सर देंगे नहीं देंगे, करो मत कम, 100% आप बस मेहनत करो, 10,000 कैश आपको मिलेगा। तो ये आपके प्रोत्साहन के लिए, और मुझे भी मज़ा आएगा, क्योंकि आप बेहतर करोगे तो अच्छा लगेगा आपको। उसी माध्यम से आप सबों को यहाँ पे YouTube पे भी आप करोगे, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे कि भाई मैं क्यों जीता, मुझे अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, हमने याद किया, जीता। तो उससे होगा क्या कि ऑनलाइन एडमिशन बढ़ेगा, बच्चे प्रोत्साहित होंगे, काम होगा। तो हर तरह से वो काम करना है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें जुड़ती हैं और आगे आने वाले दिनों में पूरे भारत में क्रांति फैल जाएगा, पूरे भारत में क्रांति फैल जाएगा। तो अपना जो है YouTube के माध्यम से चीज़ें फैल रही हैं ज़्यादातर, है ना। आप देख ही रहो कि आज एक और क्लाइमेक्स पार किया YouTube ने। चलिए, हाँ 3 लाख हो गए ना। चलिए, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहाँ तक हुआ था? कौन सा टेंस चल रहा है? सिंपल प्रेजेंट। लास्ट बताओ कहाँ तक हुआ था? बहुत बढ़िया। हम लोगों का चल रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। एरर्स की बात कर रहे थे, पिछले 2-3 दिन से हम लोग एरर कर रहे हैं। पिछले क्लास में एरर का काम पहला हो चुका था। टेक्निकल में बताएं जरा लास्ट कहाँ तक हुआ था?
एडवांस को स्टार्ट हो गया था। एडवांस में कितने रूल्स हो गए थे? एक रूल हुआ क्या? प्रिंसिपल क्लाउज के साथ सबऑर्डिनेट क्लाउज जुड़ा था। प्रिंसिपल क्लाउज जैसे आई है तो पढ़ा हुआ, ठीक, तो देख तो रहा हूँ, वाट वेयर वेन वाइज जुड़ा तो है। एडवांस का पहला स्ट्रक्चर यही तो दिया था कि प्रिंसिपल क्लाउज के साथ सबऑर्डिनेट क्लाउज को जोड़ दिया जाए। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज लेता क्या है? जैसे आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम, आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम, क्या रॉन्ग है ना? क्या सही होगा? आई डोंट नो व्हाट योर नेम इज। क्लियर? आई डोंट नो वेयर डू यू लिव, गलत है, आई डोंट नो वेयर यू लिव। तो हम लोग सोचते हैं कि वेयर लग गया तो डू जाना चाहिए, तो एक कन्फ्यूजन होता है, बच्चों का गलत होता है। इसके लिए WH, अगर WH का पढ़ा होगा 3 रोल। अगर WH काम कर रहा है प्रोनाउन का तो उसके बाद चाहिए एक्सिलरी वर्ब। अगर WH काम कर रहा है एडजेक्टिव का तो उसके बाद चाहिए नाउन। अगर WH काम कर रहा है कंजंक्शन का तो उसके बाद चाहिए सब्जेक्ट। ठीक है, ये 3 कॉन्सेप्ट बात किया था। कॉन्सेप्ट नंबर 2, आप पहले 2 एग्जाम्पल लिखिए फटाफट। पहला एग्जाम्पल लिखिए, हु डज लिव हेयर, हु डज लिव हेयर। तीसरा, हु डिड लिव हेयर, हु डिड लिव हेयर। हु डज लिव हेयर, दूसरा हु डिड लिव हेयर। फाइन। तीसरा है हु डज दिस। चौथा है हु डिड दिस। 4 एग्जाम्पल्स हुए। अब 4 एग्जाम्पल जो है हमने आपको दिया है, अब जाए इसे पहचानने का प्रयास करें। क्लियर? देख लिया? अब जा मुझे बताओ, तुम बताओ, ये पहला एग्जाम्पल राइट है कि रॉन्ग है? जल्दी बोलो फर्क से। हैं? अब इतना देर सोचेगा तो लिखा भी हो जा। तुम बताओ। क्वेश्चन है, मैं पूछा सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है? सब क्वेश्चन मार्क है। सेंटेंस रॉन्ग है तो क्वेश्चन राइट कैसे हो गया? तो क्वेश्चन पूछ ही रहा था, क्वेश्चन मार्क है। मैं जितना पूछू ये बताओ, सेंटेंस जब ये राइट है तो हर मामले में राइट होगा, चाहे सेंटेंस हो चाहे क्वेश्चन, है ना जी? बस ये बताओ ना, बैठ जाओ। तुम बताओ बच्ची, राइट है कि रॉन्ग है? नहीं समझ आ रहा? पीछे से बोलो, राइट है कि रॉन्ग है? हाँ बोलो। लास्ट क्लास ही, इस क्लास को क्या मतलब है? बैठो। गलत है, गलत है, सही है, सही है। ऊपर दोनों गलत है, नीचे दोनों सही है। ये मामला क्या है वो समझना जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्या काम करता है वो समझना जरूरी है। उतार लिया इसको, राइट राइट रॉन्ग रॉन्ग कर लिया। अब देखते हैं गलत क्यों है, सही क्यों है। ठीक है, मुद्दा है गलत क्यों हुआ, सही क्यों हुआ। कॉन्सेप्ट WH, सबसे पहले जानो WH वर्ड को हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं कहते। WH में हु वर्ड नहीं आता। हु एक अलग शब्द है, इसलिए हम लोग पढ़ाने वाले कहते हैं सब WH है। सारा वर्ड WH नहीं होता। WH का मतलब में सोचना कि सारे वर्ड आ जाएगा, हु विच दैट सब आ जाएगा, नहीं आएगा ऐसा। WH यहाँ पे हु अलग वर्ड है। हु 2 तरह का काम करता है। एक जो काम करता है, एक काम करता है कंजंक्शन का, तो इस केस में हिंदी होता है जो। हु काम करता है सब्जेक्ट का, यहाँ पे हिंदी होता है कौन। राइट? जब हु काम करे सब्जेक्ट का तो हु के साथ कभी भी डू, डज, डिड प्लस V1 अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ऑलरेडी सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट है बस में रहो, तो फिर डू डज बीच में क्यों आता है? जैसे राम गोज देयर बोलते हो ना जी, तो राम गोज देयर बोलते हो तो हु के साथ डायरेक्ट V1 का प्रयोग वहाँ करते हो नहीं, तो डायरेक्ट हु के पहला अक्षर गलत हो गया। सेकंड जो है हु के साथ तुम डायरेक्ट V1, V2, V5 लगा सकते हो क्वेश्चन मार्क के साथ, ये सेंटेंस तुम्हारा राइट होगा। हु के साथ तुम V1, V5 लगा सकते हो, V2 लगा सकते हो। डू डज डिड के साथ इसका प्रयोग नहीं करते, यानी हु के साथ कभी भी डू डज डिड का प्रयोग नहीं होता। डायरेक्ट तुम्हें V1, V5, V2 लगा सकते हो। एक कॉन्सेप्ट इसका है, क्योंकि हु के साथ कभी भी जो है प्रेजेंट हो या पास्ट, ये तलाश किस करता है? सब्जेक्ट का। जैसे बोलते हो राम गोज, तो राम गोज तो होगा हु गोज। राम ईट्स तो हु ईट्स।
तो जैसा काम राम करता है वही काम हु करता है। हु भी क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पे, काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का, कौन का इंस्टेंस है। तो जब सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो डायरेक्ट वर्ब लेगा, फिर डू डज क्यों लेगा भाई, बस समझ रहे हो ना। जैसे राम खाता है, क्या बोलते हो, राम ईट्स, तो हु भी तुम्हारा सब्जेक्ट है, तो काम क्या करेगा, हु ईट्स, कौन खाता है, कौन पढ़ता है, हु रीड्स, कौन जाता है, हु गोज। तो क्यों बोलोगे हु डज गो, तो हु डज तो तब ना होगा जब ये सब्जेक्ट नहीं होगा, बस में ये ध्यान देना है। नंबर 6, तो ये गलत हो गया, ये राइट हो गया। इसका नेगेटिव तुम अगर बनाओ तो नेगेटिव में डू डज आ जाएगा। जैसे राम ईट्स, राम डज नॉट ईट, तो हु डज, एक मिनट, हु प्लस डोंट कर दो यहीं पे, डजंट कर दो, V1 प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, ये तुम्हारा राइट हो जाएगा। ए नेगेटिव सेंटेंस में डोंट डजंट का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कुछ चीज़ें स्ट्रक्चर आपको माइंड करना है। तो हमने कहा हु ईट्स, हु डज नॉट ईट, हु गोज देयर, हु डज नॉट गो देयर। एग्जाम्पल लिख लो फटाफट। हु का सेंस क्या हुआ, कौन, देख रहे हो। इस तरह से सीखो अंग्रेजी, कभी कोई पछाड़ नहीं पाएगा तुम्हें। अब एक अकेला वर्ड मात्र हु है, इसमें वाट वेयर वेयर नहीं आएगा, तो इसको अलग से पढ़ने की जरूरत है कि नहीं, समझा मुद्दा। और एक एग्जाम में कई बार पूछा है, बच्चा सोचता है कि हु है, क्वेश्चन पूछ रहा है, डू डज होगा ही होगा। इस बात को नहीं जानते लोग, अच्छे बच्चे। अभी वहां भी आओ, घबराओ नहीं, पेशेंस की आवश्यकता है तुम्हें। ना सब सही कर दूंगा। देखो पहला समझ आया। अब देखो एग्जाम्पल क्या लिखा है, बोलो वहां पे, हु डज दिस। स्ट्रक्चर देखो, हु V1 V5 V2 प्लस क्या है, हु के बाद डज क्या है, अदर वर्क नहीं हो। गलत कब होता है, जब डू डज के बाद क्या आता है, V1। अगर मैं यही कर दूं कि हु डज डू दिस, अभी गलत हो गया, क्यों भाई, वर्ब आ गया। उस केस में डू डज ये वर्ब है तो आएगा, वर्ब मतलब इसके बाद एक्सिलरी वर्ब नहीं आएगा। तो डू तुम्हारा मेन वर्ब भी है और डू तुम्हारा एक्सिलरी वर्ब भी है। तो कब काम करता है मेन वर्ब, कब काम करता है एक्सिलरी वर्ब, पढ़ाया था ना जी। जब एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो वह एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, इसलिए गलत हुआ। जब एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग ना हो बल्कि कोई नाउन का प्रयोग हो या अदर वर्ड का प्रयोग हो तो वही हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बन जाता है, पाया था। तो देखो बेटा, एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब है कि नहीं, तो क्या हो गया, हेल्पिंग बन गया, गलत हो गया क्योंकि ये मीनिंगलेस है। क्या है, मीनिंगलेस। अब यहां देखो मीनिंगफुल हुआ कि नहीं हुआ। हु डज, कौन की करता है इसको, तो करता है मेन वर्ब हो गया, तो हो गया V5। तो यही बन गया तुम्हारा मेन वर्ब। यहां पे है हु डज डू, अब बन गया ये हेल्पिंग वर्ब, पढ़ाया था। बोलो बेटा, रिवीजन नहीं करोगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं एक चीज पढ़ाऊंगा, एक चीज पे टाइम नहीं दूंगा इतना ज्यादा। अभी प्रेजेंटेशन में टाइम दे रहा हूँ बहुत ज्यादा। मैं पिछले 4 क्लास में प्रेजेंटेशन पढ़ा रहा हूँ, फिर करो इस चीज को। अगर अभी भी नहीं सीखा तो भारत में घूम जाओ, कोई नहीं सिखा पाएगा तुम्हें भाई। एक टेंस पे 4 दिन बहुत बड़ी बात नहीं है। आने वाले टेंस में इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको, इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि आपको लर्निंग स्टेज अभी है, इसलिए घर पर रिवीजन करिए। आप जो पढ़ाता हूँ सो नहीं पढ़ाया हूँ जी कि यदि एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए, पलट देखो कॉपी, तो वह एक्सिलरी वर्ब क्या कहलाता है। और यदि एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग ना हो तो वो तीसरा सही हुआ कि नहीं हुआ। चौथा क्या था, डज के मतलब डिड था ना। हु डिड दिस, डिड मतलब करना, तो करना वो सही हो गया। देखो सही हो गया, क्लियर। एग्जाम्पल और लिख लो। अब हु, हु क्यों लगा लो। अब देखो, ध्यान दो। हाँ क्यों नहीं। देखो बेटा, हु का मतलब होता है कौन, हु का मतलब होगा कौन कौन। अब कौन का मतलब हो गया सिंगुलर और कौन कौन मतलब हो गया प्लूरल। जैसे मुझे बोलना है यहाँ कौन रहता है, हिंदी में लिखो एग्जाम्पल।
एक हिंदी लिखो तो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ कौन रहता है, यहाँ कौन रहता है, यहाँ कौन रहता है। दूसरा लिख लो, यहाँ कौन कौन लोग रहते हैं, यहाँ कौन रहता है। दूसरा लिख लो, यहाँ कौन कौन लोग रहते हैं, यहाँ कौन कौन लोग रहते हैं, यहाँ कौन कौन लोग रहते हैं। ठीक है, अब पहला यहाँ कौन रहता है। मान लो कि बच्चा बना दिया अंग्रेजी, हु डज लिव हेयर, लिखो नीचे अंग्रेजी, हु डज लिव हेयर। अब बताओ राइट है कि रॉन्ग है। हु डज लिव हेयर, राइट कि रॉन्ग, बोलो। रॉन्ग। समझ में आया क्यों ना हुआ, क्योंकि हमने बोला हु डज लिव, तो वर्ब आ गया ना, तो गलत हो गया, क्योंकि वर्ब हो गया तो गलत हुआ ना, तो काटो उसको। सही क्या होगा, हु लिव्स। यहाँ कौन रहता है सिंगुलर हो गया, तो हु लिव्स हेयर, हु लिव्स हेयर, हु लिव्स हेयर। बोलो कोई डाउट। दूसरा है यहाँ कौन कौन लोग रहते हैं, तो कौन कौन लोग, अब कौन कौन थोड़े बोलोगे, हु लिव हेयर, तो हु मतलब कौन, बस तुम कर दो वर्ब को, कर दो V1, V1 तुम्हारा प्लूरल है, हु बन जाएगा ऑटोमेटिक प्लूरल, तो क्या बोलोगे, हु लिव हेयर, हु लिव हेयर। अंग्रेजी के नस को पकड़ो ना भाई, हमको बोलना है कौन कौन लोग रहते हैं, तो थोड़े बोलेंगे हु लिव हेयर, सिंपल बोलेंगे हु लिव हेयर। लिव्स बोल दिया तो एक आदमी, लिव बोल दिया तो प्लूरल। कंसेप्ट हुआ क्लियर, तो हु लिव हेयर हो गया कंसेप्ट। और कोई दिक्कत है, आपको बोलना है यहाँ कौन नहीं रहता है, तो हु डजंट लिव हेयर। यहाँ कौन कौन लोग नहीं रहते, हु डोंट लिव हेयर। लिखो एग्जाम्पल, हु डजंट लिव हेयर, हु डजंट लिव हेयर, हु डजंट लिव हेयर, हु डजंट लिव हेयर। अब हु से कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, कोई और दिक्कत है पूछ लो। हु डजंट लिव हेयर, ठीक है बच्चे, वापिस आ जाओ। अब हु का कॉन्सेप्ट खत्म, हु से क्वेश्चन अभी से अधिक नहीं पूछेगा, कहीं डाउट हो बना लोगे आप, बोलना हो लिखना हो समझना सब आ जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट, अगला लिखो फिर से दो एग्जाम्पल लिखो। अनलेस, क्या कंजंक्शन, वो तो पढ़ाऊंगा प्रोनाउन चैप्टर में, अभी आपको पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंट टेंस ना, उतना डीप चलोगे तो और कोर्स जाएगा 6 महीने बाद, समझ रहे बात। लिखो प्रेजेंट टेंस मिलेगा महीना दिन, फिर बोर हो जाओगे टेंस। खूब लगा नहीं क्वेश्चन मार्क, चाप के लगा क्वेश्चन मार्क। लिखो लिखो अनलेस, unless you don't read English, 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 comma, you will not get good marks, you will not get good marks, you will not get गुड मार्क्स। ठीक है, तीसरा लिखो, हाँ दूसरा लिखो अनलेस अनटिल, ऐसा लिखो अनटिल, अनटिल यू विल गो देयर, अनटिल यू विल गो देयर, जब तक तुम वहाँ नहीं जाओगे। अनटिल यू विल गो देयर, कॉमा, शी विल बी, she will be staying, she will be staying, STAYING, she will be staying, STAYING, she will be staying, stay, STAYING, she will be staying, मतलब खड़ा रहना, ठहरना। ठीक है, 2 हो गए। हाथ उठाइए। फर्स्ट राइट में कितने लोग, फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, दोनों राइट, कोई बात नहीं। फर्स्ट रॉन्ग, सेकेंड रॉन्ग, थर्ड रॉन्ग, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। अब देखते हैं राइट है कि रॉन्ग है, जो भी लिखा आपने बोर्ड पे ध्यान दीजिए। 2 वर्ड बेटा, अनटिल और अनलेस, 2 वर्ड है, समझिए बड़ा प्रेम से। अभी राइट रॉन्ग पता चल जाएगा।
अनटिल अनलेस दो वर्ड है, इन दोनों का हिंदी होता है जब तक नहीं। अच्छा, टाइटल में क्या पढ़ा हुआ है? कंडीशनल पढ़ा हुआ है ना, कंडीशनल पढ़ा हुआ है ना, क्योंकि हम लोग जितना भी पढ़े सब कंडीशनल ही पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में जो पढ़ा था वहाँ से हमने जो स्टार्ट किया था वो सारा कंडीशनल ही है। कंडीशनल का मतलब ये मत सोचना कि बस एक ही से नहीं, कंडीशनल हज़ारों होते हैं। कंडीशन का मतलब ही होता है डबल क्लाउज। दुनिया का कोई सेंटेंस जो डबल क्लाउज है सब कंडीशन है। कंसेप्ट को सीधा पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, उल्टा पुल्टा कंसेप्ट पढ़ोगे धराशायी रहोगे, इंडिया में पड़े रहोगे। यहाँ में समझने का प्रयास करो। हमने कहा अनटिल के क्या बेटा? जब तक। अब जब तक नहीं से सिंगल क्लाउज संभव ही नहीं है, तो बोल के दिखाओ। जब भी तुम्हें बोलना होगा तो दो क्लाउज बोलना ही पड़ेगा। और दो क्लाउज जहां पे कंडीशन की बात करें तो कंडीशन प्रेजेंट का नहीं होता, शर्त या तो पास्ट का होगा या तो फ्यूचर का होगा। शर्त का मतलब होता है प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर, क्योंकि प्रेजेंट तो चल रहा होता है, तो जहाँ चल रहा होता है वहाँ शर्त कैसा? शर्त या तो बीत गया है या तो आने वाला होगा। अब आने वाला कैसे? जैसे हमने कहा कि अनलेस यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स, जब तक तुम नहीं पढ़ोगे अच्छे नंबर नहीं आएंगे। जब तक तुम नहीं जाओगे वह वहाँ खड़ी रहेगी, तो जब तक तुम नहीं जाओगे वह वहाँ खड़ी रहेगी। बोलो शर्त हुआ कि नहीं हुआ? हम आधा बोलें जब तक तुम नहीं जाओगे तो शर्त हुआ, जब तक तुम नहीं पढ़ोगे शर्त हुआ, जब तक तुम नहीं पढ़ोगे पास नहीं करोगे, जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे मैं तुम्हें नहीं पाऊंगा, जब तक तुम मुझसे नहीं मिलोगे तुम्हें नहीं पीटेगा, जब तक तुम आगरा नहीं जाओगे ताजमहल नहीं देखोगे, जब तक तुम DSL नहीं आओगे अंग्रेजी नहीं सीखोगे। मतलब हर चीज में क्या है? शर्त। तो जहां पे शर्त होगा वो सब क्या हो जाएगा? फ्यूचर हो जाएगा। या तो बोलेंगे पास्ट में, यही तो मेरे पास आते तो मैं तुम्हें पढ़ाता, यही तो मेरे पास आए होते तो मैं तुम्हें पढ़ाया होता। समझ पा रहे हो? तो शर्त का मतलब क्या बेटा? डबल क्लाउज। सिंगल क्लाउज का शर्त कभी नहीं होता। अब प्रश्न उठता है कि उन शर्तों को कैसे पढ़ा जाए? तो उन शर्तों को पढ़ने के लिए बेटा क्या है? अनटिल और अनलेस, राइट? अनटिल हिंदी क्या? जब तक नहीं। अब गॉट दिस पॉइंट, अनटिल और अनलेस जब तक नहीं, इसका मतलब कि इसके साथ नो, नॉट या नेवर जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों भाई? नहीं वर्ड लगा है। पहला कंडीशन क्या होगा भाई? कि जब तक नहीं लगा, इसलिए मैं देखो हिंदी भी समझा देता हूं ताकि हम लोग लाख अंग्रेज बन जाएं, लेकिन दिमाग में पहले दिमाग में हिंदी ही आता है ना? आता ही आता है। तो अनटिल अनलेस जब तक नहीं, तो नो नॉट नेवर इसके साथ नहीं आएगा। फैक्ट याद रखना। अब जहां पे अनटिल अनलेस के साथ नो नॉट नेवर लगा मिल जाए, सेंटेंस राइट की रॉन्ग, तो पहला एग्जांपल पढ़ो। अनटिल अनलेस के साथ नॉट है कि नहीं है, तो पहला गलती वहां डोंट नहीं होगा। इतना समझ में तो आ गया भाई? एक पॉइंट पढ़ लिया तो इतना समझ में आ गया नोट नहीं आएगा, क्योंकि जब तक नहीं लगा हुआ। क्लियर? कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब प्रश्न उठा कि सर अनटिल कहाँ लगाऊं और अनलेस कहाँ लगाऊं? तो पहला फील करो, क्योंकि हम लोग कंडीशनल हेडिंग डाले हुए हैं, तो किस प्रकार के कंडीशन को अनलेस बनाता है? तो अनलेस बनाता है टाइम कंडीशन को। अनटिल तो लिखा हूं मैं, अनटिल बनाता है टाइम कंडीशन को। ठीक है? टाइम कंडीशन। और अनलेस बनाता है सिर्फ कंडीशन को। अनटिल बनाता है टाइम कंडीशन और अनलेस बनाता है सिर्फ कंडीशन, ओनली कंडीशन। अब प्रश्न उठता है कि सर ये टाइम कंडीशन क्या है? सर ये कंडीशन क्या है? तो कंडीशन जो बनाएगा ये कंडीशन होगा फ्यूचर कंडीशन। हाँ जी, फ्यूचर कंडीशन। फ्यूचर कंडीशन, कंडीशन होगा फ्यूचर का। क्लियर? अब प्रश्न उठता है कि एक सेंटेंस में दो फ्यूचर, दो डबल मॉडल्स नहीं आ सकता। जब तक तुम नहीं पढ़ोगे, पास नहीं करोगे, दोनों है कि नहीं फ्यूचर? अब नियम ऐसा कहता है कि एक मॉडल, चूंकि विल चल क्या मॉडल से पढ़ोगे, विल रीड,
तो डबल मॉडल्स शुड बी अवॉइडेड, दो मॉडल्स का प्रयोग साथ नहीं करते। और कंडीशन में ध्यान देना, कभी भी दो मॉडल्स नहीं आता, चाहे 2 फ्यूचर हो चाहे 50 फ्यूचर हो। एक सेंटेंस में 2 व्हील 2 सेल कभी संभव नहीं, तो इसका इलाज ढूंढना पड़ेगा ना। तो इन दैट केस सिंपल प्रेजेंट के साथ सिंपल फ्यूचर का कंडीशन बनाते हैं, लिखते हैं प्रेजेंट में और पढ़ते हैं फ्यूचर, हिंदी निकालते हैं फ्यूचर में। जैसे यदि तुम पढ़ोगे तो इफ़ यू विल रीड नहीं करेंगे, क्या करेंगे? इफ़ यू रीड। जब तक तुम नहीं पढ़ोगे तो अनलेस यू विल रीड होना चाहिए, लेकिन अनलेस यू विल रीड नहीं कहेंगे, अनलेस यू रीड कहेंगे। क्लियर? तो सबसे पहला कंसेप्ट समझ में आया कि 2 वर्ड ध्यान देना बच्चे, एक अनटिल और एक वर्ड अनलेस। इन दोनों शब्द के तुरंत बाद सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, ऐसा करना अपराध होगा। यानी कि अनटिल अनलेस के तुरंत बाद विल शैल का प्रयोग नहीं होगा। विल शैल का प्रयोग ही हटा दो ना, टेंशन फ्री। अनटिल अनलेस के साथ विल या शैल का प्रयोग नहीं होगा। दिमाग फ्री रखो ना, ठीक है, फाइन। अब प्रश्न उठता है कि अनटिल अनलेस में आएगा क्या? तो यहां पे ध्यान दो, अनटिल या अनलेस के साथ तुम क्या लगा सकते हो? तो प्रेजेंट लगा सकते हो, तुम पास्ट लगा सकते हो, प्रेजेंट या पास्ट लगा सकते हो, और आने वाले क्लाउज में तुम विल या शैल लगा सकते हो। अनटिल अनलेस वाले क्लाउज का प्रयोग प्रेजेंट में करना है या पास्ट में करना है, आने वाले क्लाउज में तुम विल या शैल लगा सकते हो। क्लियर? अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना। क्वेश्चन 2 पढ़ना जरा, क्या लिखा? जो लिखवाया था क्वेश्चन, क्या? अनटिल यू विल। अब देखो, अनटिल यू विल, अनटिल यू विल अपराध किया कि नहीं किया? तो उसे कटना चाहिए ना, होगा अनटिल के साथ प्रेजेंट, तो अनलेस अनटिल यू रीड होना चाहिए था, चाहे अनटिल जो भी था। क्या था एग्जाम्पल में जी? अनटिल यू विल गो देयर, तो क्या होता? अनटिल यू गो देयर, तो बिल वहां से उड़ेगा ना, बिल वहां से उड़ा दो। इतनी बात समझ में आई? इतना पढ़ने के साथ आपने दोनों क्वेश्चन को सही कर दिया होगा। आगे अब इसको जरा डिटेल पढ़ लेते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट फैक्ट लिया, अब डिटेल पढ़ने के लिए एक एक इंच का स्ट्रक्चर चाहिए, एक एक पॉइंट चाहिए, जो चाहे सो बोलें, जो चाहे सो करें। पहले आप मेरी तरफ गौर से देखें। अब जब हमने कहा कि अनटिल करते हैं टाइम कंडीशन और अनलेस करते हैं कंडीशन, तो टाइम कंडीशन और कंडीशन के अंतर समझिए, फिर स्ट्रक्चर दूंगा। बड़ा खतरनाक चीज़ है। अब अनलेस कंडीशन, जब तक तुम नहीं पढ़ोगे पास नहीं करोगे। बोलो टाइम है कि कंडीशन है? कंडीशन। ठीक है, मान लो किसी व्यक्ति को लेकर गए दूसरे मित्र के यहाँ, एक मित्र के साथ गए दूसरे मित्र के यहाँ। उस मित्र को सोच रहे थे कि इसको छत पर न ले जाऊंगा, उसको नीचे गेट पे खड़ा कर दिए और उसको बोले जब तक मैं नहीं आता हूं, जब तक मैं, तुम्हें ही खड़े रहना। अब जब तक मैं नहीं आता तुम्हें ही खड़े रहना, ये तो नहीं सोचेगा कि ऊपर गया है तो नीचे आएगा ही नहीं, घंटे 2 घंटे में आ जाएगा ना, यानी आपका इंतजार करेगा ना। आपने कह दिया जब तक मैं नहीं आऊंगा तुम्हें खड़े रहना, जब तक मैं फोन नहीं करता हूं तुम्हें ठहरो। तो बोलो टाइम टच है कि नहीं? दादाजी को लेके जाते हैं डॉक्टर के पास, कंपाउंडर बोलता है डॉक्टर साहब नहीं, तो दादाजी क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं बेटा, जब तक तेरा डॉक्टर नहीं आएगा मैं ही बैठूंगा। तो बोलो टाइम टच है कि नहीं है? अब टाइम को नहीं सोचना कि 1 घंटा बाद, टाइम का मतलब सेंटेंस के मीनिंग को समझना है, सेंटेंस के भाव को समझना है। वरना अनटिल अनलेस दोनों सेम चीज है। जो कम जानकार लोग हैं वो दोनों साथ में लिखवा देते हैं अनटिल अनलेस। अब लिख अनटिल अनलेस, अब लिख और साथ में लिखवा दी एग्जाम्पल, जो मन कहे लगा लेना एग्जामिनर को, तो गलत हो जाएगा ना कंसेप्ट। तो अनटिल टाइम कंडीशन और अनलेस सिर्फ कंडीशन। अनलेस कहीं लगा सकते हो, अनटिल हर जगह पे नहीं आएगा। अनटिल में कॉन्सेप्ट, अनलेस तो कहीं भी लगा दो। जब तक मैं IAS नहीं बनूंगा शादी नहीं करूंगा, बोलो अनलेस क्या अनटिल?
अनलेस, क्योंकि आयुष्मान तुम्हारे बस में है नहीं, नल्ले पड़े हो। तुम्हारे बस में होता तो बन जाते। तो जब तक मैं आयुष नहीं बनूँ शादी नहीं करूँगा, कुमारे रहो। इसलिए ऐसी प्रतिज्ञा लेना ही मत, बस समझ रहे हो ना। तो ये क्या अनलेस लगेगा, कंडीशन है सिर्फ। जब तक तुम नहीं पढ़ोगे पास नहीं करोगे, जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जब तक तुम वहाँ नहीं जाओगे तो मैं नहीं पीटेगा, जो बोलो अनलेस। अनटिल में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि टाइम कंडीशन होना चाहिए। बात बनी बच्चे? आप देखते हैं स्ट्रक्चर करके इसका कंप्लीट बनावट क्या होगा। देखो बच्चे ध्यान देना, पहले मैं लिख रहा हूँ अनलेस के बारे में। अनलेस प्लस सब्जेक्ट V1 V5 अदर वर्ड। बोलो प्रेजेंट टेंस हुआ कि नहीं हुआ? आने वाले क्लाउज में तो सब्जेक्ट के साथ विल लगा दो। जहां पे विल से लाता है वहां कैन और मे भी आना चाहे तो आ सकता है, अकॉर्डिंग टू सेंस, है ना। ये तुम जब तक तुम वहां जाओगे वह तुम्हें पीट सकता है, जो बोल सकते हैं। तो अनलेस हो गया। इसको तुम क्रॉस करना चाहो तो कर दो। क्रॉस मतलब क्या हो भाई? सब्जेक्ट प्लस विल शैल V1 अदर वर्ड अनलेस V1 V5 अदर वर्ड। बस ध्यान देना कि अनलेस जहां भी जाएगा अपने पूरे फैमिली के साथ जाएगा, यानी अनलेस के साथ कभी विल शैल नहीं आएगा। अनलेस हमेशा जाएगा तो प्रेजेंट को लेकर के ही जाएगा। तो स्ट्रक्चर को आप आगे पीछे घुमा सकते हो, कोई इशू नहीं। ना समझ में आया 50 बार पूछो। अंग्रेजी का पूर्ण ज्ञान। सर अगर इसमें कोई फैक्ट दे रखा हो हाँ तो दोनों फिर प्रेजेंट नहीं बेटा, अनलेस के साथ प्रेजेंट तो आ ही नहीं सकता कभी। नहीं, फैक्ट इसको लोड में आ जाएगा ना फैक्ट। वो तो अभी आऊँगा, अभी तो तूफान शुरू हुआ है, अभी तो स्ट्रक्चर बनेगा एक से। अब सोचो ना, एक ही टेंस से बात कर रहा हूँ 4 दिन से, सिर्फ प्रेजेंट टेंस पे, तो कुछ बात तो रही होगी ना। प्रेजेंट टेंस का एरिया बहुत बड़ा है। प्रेजेंट टेंस सीख लिया, टेंस सीख लिया, पूरा टेंस 12-15 क्लास पढ़ाऊंगा। ये भारत की पहली घटना है, उसमें भी एरर्स के साथ। तो नए नए चीज़ सीख रहे हो आप लोग। इम्प्रूवमेंट है कि नहीं सो बोलो फटाफट भाई, बस खत्म कहानी। लिख लिया इसको। अब चलो अनटिल का देखो स्ट्रक्चर। अनटिल का देखो, अब अनटिल में क्या कहा था? टाइम कंडीशन, अनटिल प्लस सब्जेक्ट V1 V5 अदर वर्ड। अब इसके साथ क्या होता है कि अनटिल के साथ 2 कंडीशन। अब आगे चाहो तो एक तो विल शैल पता ही तुम्हें है, इसके साथ चाहो तो V1 V5 लगा सकते हो, या अनटिल के साथ। अब देख रहे हो अनटिल का स्पेलिंग बहुत बच्चों ने गलती लिख दिया है, चेक कर लो स्पेलिंग, अपना अपना स्पेलिंग सब चेक कर लो। गलती किया है ना? हाँ, लोग सोचते हैं टिल में लगा हुआ है अन, डबल एल लगा देते हो, डबल एल नहीं आएगा, सिंगल एल आएगा, ENTIL सिंगल एल। तो इसके साथ बेटा प्रेजेंट की बात करेंगे हम लोग, तो प्रेजेंट भी आ सकता है और फ्यूचर भी आ सकता है, दोनों आ सकता है, डिपेंड्स करेगा सेंटेंस का नेचर कैसा है। ठीक है, एग्जाम्पल 2-3 और लिख लो। You stay here until I call. You stay here until I call you. You stay here until I call you. You stay here. You stay here. You stay here. You stay here. हमने क्या बोला? हमने बोला you stay here until I call you. अब इसको पहले बोलूं चाहे इसके बाद, बात तो एक ही है ना। इसको उठा के हमने पहले बोल दिया, इसके बाद बोल दिया। You stay here until I call you. Until I call you, you stay here. कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो you until I call you, you stay here. You stay here until I call you. बोलो टाइम है कि नहीं टच इसमें? तुम्हें ही ठहरना जब तुम्हें कॉल नहीं करता हूँ। प्रेजेंट हुआ कि नहीं हुआ? एग्जाम्पल और लिखो। Unless he works hard, unless he works hard, unless he works hard, he will not pass.
unless he works hard, unless he works hard, he will not pass, he will not pass। बोलो राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग में खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ रॉन्ग वाले, बोल रहे हो, बोलो कहाँ गलत है, कहाँ नॉट है अनलेस के साथ? अरे तुम अपना जिम्मा लिया कि पड़ोसी का जिम्मा लिया है? अपना जिम्मेदारी अपनी लेगा ना जी। देखो बेटा, अंटिल लेना है, यहाँ से यहाँ तक अंटिल का एरिया है, यहाँ से यहाँ तक अंटिल एरिया है, इसका ठिका लिया है। अरे ये सब्जेक्ट अलग, वर्ब अलग, काम खत्म। ये सब्जेक्ट वर्ब अलग है, ये थोड़े है कि पूरा समाज को लिया है। अरे अंटिल में नॉट नहीं लगेगा तो इसके साथ यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा, इससे क्या मतलब इसको? किसमें नहीं लगेगा? हमने क्या कहा है? अनटिल अनलेस के साथ नॉट लिखता। ये बताओ कि कॉमा से ये सेंटेंस चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो इसमें सब्जेक्ट अलग है, विल से। अब मान लो हमने तुमको बोला कि अनटिल के साथ विल सेल नहीं आएगा, तो विल सेल यहाँ पे नहीं आएगा, इसको क्या मतलब है? ये सेकंड क्लाउज है, एक क्लाउज सेकंड है, यहाँ तो विल सेल आएगा, यहाँ तो नॉट आए, जो लगाए क्या मतलब? यहाँ पे तुमको नॉट नहीं आएगा, यहाँ पे विल सेल नहीं आएगा। कोई डाउट है पूछ लो। बिल्कुल सही, कोई डाउट? सर इसमें अंटिल में मेन क्लोज में पता कैसे लगेगा जिसमें विल सेल और वर्ब की फर्स्ट यूज करेंगे? अंटिल का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट टेंस में। किसका प्रयोग करेंगे? अंटिल का प्रयोग नहीं होगा सर, लेकिन मेन क्लोज में तो विल सेल लिख सकते हैं। कहाँ पे? यहाँ ये जो लिखा हमने, ये इसलिए लिखा कि इसके साथ अंटिल के साथ दोनों प्रेजेंट हो सकता है। आप कहो कि कैसे पता कि यहाँ अंटिल कि यहाँ अंटिल? तो सब सेंटेंस पर डिपेंड करेगा ना भाई कि अंटिल लगा कहाँ रहा है, वो तो डिपेंड लिखा है सेंटेंस में। अब अंटिल यहाँ तो आएगा नहीं, अंटिल यू स्टे हियर, तो फिर मीनिंग बदल जाएगा। अंटिल का मतलब होता है शर्त, जब तक नहीं का भाव निकलना चाहिए, जब तक तुम नहीं पढ़ोगे, तो जब तक तुम नहीं पढ़ोगे अनलेस यू रीड, जब तक डॉक्टर साहब नहीं आएगा, अंटिल द डॉक्टर कम, मैं यहाँ ठहरूंगा, आई विल स्टे हियर। तो आई विल स्टे हियर, चाहे आई कैन स्टे हियर, चाहे आई स्टे हियर, यहाँ पे विल लगा के बोलो चाहे सिंपल बोलो, बात वही है। डिपेंड करा कि अंटिल वाले क्लाउज में प्रेजेंटेंस होना चाहिए। सेकेंड क्लाउज प्रेजेंट का बोलो, फ्यूचर का बोलो, क्या टेंशन, वो तो सेंटेंस तुम क्या बना रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल और लिखाऊं क्या? अंटिल लेस क्लियर है? लिखो, अंटिल द डॉक्टर, अंटिल द डॉक्टर विल कम, until the doctor will come, until the doctor will come, comma, I stay here, I stay here। बोलो राइट है कि रॉन्ग है? कहाँ गलत है? विल नहीं आएगा, बस सीधा कंसेप्ट नहीं आएगा। हिंदी जो नहीं कि उसका मतलब नहीं है, अंटिल है तो विल नहीं आएगा। तो बोलो पहला सेंटेंस गलत हुआ, तो सही कैसे करोगे? अंटिल द डॉक्टर कम की कम्स, कम्स, ये भी ध्यान देना है। तो अंटिल डॉक्टर कम्स सही कर लो। नीचे लिखो एग्जाम्पल, फिर से एक बार, अंटिल द डॉक्टर कम्स, अंटिल द डॉक्टर कम्स आई विल स्टे हियर, until the doctor comes I will stay here, until the doctor comes I will stay here। बोलो राइट और रॉन्ग? राइट हो गया, ये राइट है। बोलो बच्चे, कोई डाउट? तो until हो गया क्लियर। अनलेस में एग्जाम्पल लिख लो, लिख लो, अनलेस, unless the government, unless the government, government, unless the government, unless the government accept, accept, accept में s जोड़ दो, accepts, क्योंकि गवर्नमेंट हो गया सिंगुलर तो एक्सेप्ट हो जाएगा ना। तो ये सब भी ध्यान देना, बहुत ही माइनर मिस्टेक आज पूछ रहा है। आजकल एग्जाम में बहुत छोटे छोटे मिस्टेक पूछे जा रहे हैं। मिस्टेक लिख देगा, हो गया गलती, क्यों भाई? मिस्टेक हो गया प्लूरल, गवर्नमेंट वर्ड है सिंगुलर,
तो सब्जेक्ट सिमिलर तो verb भी सिमिलर। तो अनलेस द गवर्नमेंट एक्सेप्ट्स आवर प्रपोजल, unless the government accepts our proposal, we will continue our strike. We will continue our strike. We will continue our strike. जब तक सरकार हमारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर लेती, हम लोग अपना हड़ताल जारी रखेंगे। Unless the government accepts our proposal, we will continue our strike. बोलो वाला, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? हाँ, क्या प्रेजेंट में? Unless the government accepts our proposal, we will continue our strike. बोलो, where is the problem? सुना गया until unless? आगे बढ़ो। तो एग्जाम्पल तो दे ही दिया हूँ, पहले हुई इसका दिया था। कहाँ खोए हो बेटा? एग्जाम्पल नहीं था? Until I come, you stay here, यह था। तो देखो बोर्ड पे ध्यान दो। मैं चाहता हूँ पता क्या, कि मैं 2-4 दिया, तुम 200-400 बनाओ। अभी प्रैक्टिस करवाऊंगा 500 क्वेश्चन का 10 से, फिर वहाँ काम करो बढ़िया से, बस पढ़ो, प्रैक्टिस खूब, मोर एंड मोर। बस में अंग्रेजी मैं समझता हूँ कि चाहे अंग्रेजी जब पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हम लोग को 2-4 दिन बोलना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए, समझना भी आना चाहिए, तब अंग्रेजी पढ़ने का फायदा। ये नहीं कि सिर्फ एरर बना रहे हो, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन सब आना चाहिए, इंटीग्रेटेड तैयारी होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला कॉन्सेप्ट, अब बोर्ड पे ध्यान दो। एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, अनटिल अनलेस इफ when, whenever, till, as long as, soon as, even if, before, आफ्टर। ये शब्द को देख लो और याद कर लो। नो इट, नो बट, याद कर लेना है बेटा। अंग्रेजी 2 ही तरह से होता है, एक फैक्ट और एक कॉन्सेप्ट। ये फैक्ट है, इन सारे शब्द आपके एग्जाम में कहीं भी दिखे, इन सारे शब्दों के बाद कभी भी सब्जेक्ट प्लस विल सेल, तुमको टीचर जितना घुमाता रहे घूमना मत। इनके बाद ऐसा स्ट्रक्चर लिखा मिले बेटा तो उसे काट देना बिना पूछे। कोई अलाउज क्लाउज तुम्हें नहीं आता कि सबऑर्डिनेट है कौन सा क्लाउज है, उतना टेंशन मत लेना। इनके बाद विल सेल नहीं आएगा, यही परम सत्य है। ये शब्द याद रहेगा, क्वेश्चन बनेगा, नहीं याद रहेगा नहीं बनेगा। समझने की जरूरत क्या है इसमें? ये सारे शब्दों के बाद विल सेल नहीं आएगा। अभी मैं सोचना कि नॉट नहीं आएगा, नॉट सिर्फ अनटिल अनलेस में नहीं आएगा, बिफोर, आफ्टर, इवन इफ, सबका हिंदी बोल दूं। अनलेस, अनलेस, अनटिल पता ही है। इफ का मतलब यदि, वेन का मतलब जब, वेनेवर जब कभी, वेनेवर मतलब जब कभी, टिल, एज लॉन्ग एज, दोनों का हिंदी होता है जब तक। जब तक पॉजिटिव वर्ड हो गया वो, टिल और एज लॉन्ग एज हिंदी क्या हुआ? जब तक। एज सुन एज मतलब ज्यों ही, इमीडिएट, ज्यों ही। इवन इफ मतलब चाहे, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, ठीक है। तो इन सब का प्रयोग कहाँ करोगे? यहाँ पे करना क्या होगा? गलत, काट दिया हमने इसको। यानी इनके बाद व्हील सेल दिखे तुम उड़ा देना, उड़ा दोगे ना। अब यहाँ ध्यान दो, तो इनके बाद आएगा क्या भाई? तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट टेंस V1 V5 प्लस अदर वर्ड। इन सब के बाद क्या आएगा? प्रेजेंट टेंस आएगा, V1 V5 आएगा। प्रेजेंट टेंस देखो लगा दिया हमने। अब आने वाले क्लाउज यहाँ पे कॉमा लगाना। अब ध्यान रखना खास बात, बीच में देन, बीच में THEN, देन का प्रयोग तुम्हें लुभाएगा, बट उसे काट देना। कई किताब में लिखा मिलेगा ध्यान देना, नहीं लिखना, काटना सीधा।
वो कॉमन एरर है, फिल इन द ब्लैंक से पूछेगा, कोई ऑप्शन नहीं, कोई विकल्प नहीं। बात समझ आया? कुछ भी नहीं आया बेटा, देन हो चाहे देन हो, सब गलत है। ला दिया। इसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इस विल शैल के बदले में तुम कैन या मे का प्रयोग करना चाहो तो कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड सेंस ऑफ द सेंटेंस। किसी वर्ड का हिंदी ना आए तो शर्माना मत, पूछ लेना। फिर से बोल दे रहा हूं, टिल, अनटिल, अनलेस का हिंदी जब तक नहीं, इफ का मतलब यदि, वेन का मतलब जब, वेनेवर जब कभी, वेनेवर जब कभी, टिल और एज लॉन्ग है दोनों का हिंदी होगा जब तक। एज सुन एज का हिंदी ज्यो ही, जैसे ही। इवन इफ मतलब चाहे, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में। कोई आपत्ति? ये हुआ कंडीशनल। एक एक कर पढ़ाऊंगा तो टाइम 4 गुना लगेगा। इकट्ठा स्ट्रक्चर दिया, क्योंकि एक एक में स्ट्रक्चर ऐसे ही देना, इकट्ठा भी ऐसे ही देना। इसमें कुछ एक वर्ड है जिसको अलग से पढ़ाऊंगा, जैसे इफ क्लाउज हो गया, इसमें क्लाउज अभी पढ़ाऊंगा, आगे एज ही पढ़ाऊंगा। यहां तक सुनाया? उतार लिया इसको? बस एग्जाम्पल लिखो फटाफट। आई शैल फिनिश माई वर्क, आई शैल, बोलो बेटा कोई दिक्कत तो पूछ लो, इतना सा भी डाउट है कहीं? लिखो एग्जाम्पल तो। क्या लिखवाया? आई शैल फिनिश माई वर्क, आई शैल फिनिश माई वर्क। बोलो बिफोर ही कम्स या बिफोर ही विल कम? बिफोर ही कम्स, है ना? जैसे हमने क्या कहा, आई शैल फिनिश माई वर्क बिफोर ही कम्स। तो इसको आगे पीछे समझ में आया करना। इसको हमें लिख दिया पहले, इसको बाद में, बात एक ही ना है। बिफोर ही कम्स। कोई डाउट? अगला एग्जाम्पल लिखो, वी शैल वेट, वी शैल वेट, हम लोग इंतजार करेंगे। वी शैल वेट टिल शी कम्स, टिल शी कम्स, टिल शी कम्स। अब टिल के स्थान पे तुम चाहो तो एज लॉन्ग एज लगा सकते हो, दोनों का हिंदी सेम है। और लिखो, आई शैल स्टार्ट माई वर्क, आई शैल स्टार्ट माई वर्क एज सुन एज ही कम्स, आई शैल स्टार्ट माई वर्क, आई शैल स्टार्ट माई वर्क एज सुन एज ही कम्स। मैं अपना काम शुरू कर दूंगा जैसे ही वह आएगा। ये मत हिंदी निकालने की आता है। सबसे बुरी याद बच्चों की पता क्या है? ये V1 V5 देखेगा और दिमाग में ता ते ती स्ट्राइक। ये कंडीशनल है, ता ते नहीं होगा, वो हिंदी होगा जैसे ही वह आएगा, जैसे ही वह आएगा हम अपना काम शुरू कर देंगे। कंडीशन है तो क्लोज हो गया होगा। और लिखो, वी शैल मूव, वी शैल मूव एज सुन एज द टैक्सी अराइव्स, वी शैल मूव एज सुन एज द टैक्सी अराइव्स। जैसे ही टैक्सी आएगा हम लोग चल देंगे। तो बोलो समझ में आ रहा है? तो एक बार याद कर लोगे ना, बस यही समझना है। क्लियर? अब हेडिंग बनाइए, एज इफ। एज इफ पढ़ते हैं, फिर इफ थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग, इसलिए हमने इफ का एग्जाम्पल नहीं दिया अभी। पहले पढ़ते हैं एज इफ, एज इफ। बेटा एज इफ जो है वर्ड है, समझना, हालांकि मैं प्रेजेंट में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एज इफ एक हाइपोथेटिकल सेंटेंस का क्रिएशन करता है। एक कंडीशन तो है बट नॉट अ रियल कंडीशन। ये क्या है? कल्पना शो करता है, और कल्पना भी एक शर्त ही होता है। कल्पना भी क्या होता है? शर्त होता है। जैसा बोलते हो काश मैं प्रधानमंत्री होता तो भारत किसी ठीक रहता।
है वो कल्पना, लेकिन शर्त ही होता है। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं कहता। शर्त है कि नहीं? अब ध्यान दो, ये एज इफ कैसा शर्त है भाई? तो एज इफ जो शर्त है ये रियल कभी नहीं हो सकता, ये प्योर हाइपोथेटिकल है, ये प्योर इमेजिनरी है। तो इमेजिनरी है, ये व्यक्ति के मूड को शो करता है, इंटेंशन शो करता है। यानी एज इफ क्या शो करता है? तो एज इफ शोज इंटेंशन ऑफ द सेंटेंस, यानी एज इफ जो है सेंटेंस के इंटेंशन को दिखाता है, इरादा को दिखाता है, इंटेंशन, मूड, है ना। इसलिए एज इफ के साथ हमेशा ऑलवेज जो है, जैसे हिंदी इसका होता है, एज इफ का हिंदी होता है मानो कि, एज इफ का हिंदी होता है जैसे कि। जहां भी मानो कि हो गया एज इफ। जैसे वो बोलता है मानो कि नेता है। अब बोलो, तुमने नेता एज्यूम किया कि नहीं किया? तुम्हारे दिमाग में क्या चला? नेता। वो खेलता है मानो सचिन तेंदुलकर है, तो तुम सचिन तेंदुलकर को देखा होगा, तो सचिन तेंदुलकर की छवि उस व्यक्ति में तुम देख रहे हो क्या? वो चलता है मानो कि शेर हो, वैसे बोलती है, इसे लंदन से आई है ना, वैसे रटता है जैसे तोता है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो। समझ रहे हो? तो जहां भी कल्पना हो एज इफ का प्रयोग तुम करो। विधायक कैसे करें सर? मुद्दा ये है, तो सब्जेक्ट प्लस V1 V5 अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस एज इफ का प्रयोग प्रेजेंट में करते हैं। अब यहाँ पे जोड़ने के लिए तुमने क्या लगा दिया? एज इफ। अब एज इफ का सबसे बड़ा फंडा क्या है कि ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग लेता है। अब यहाँ ध्यान दो, बच्चा गलती क्या करता है? अब यहाँ सब्जेक्ट अगर मान लो ही लगा है तो सोचता है बच्चा कि ही है तो वर्ब कैसे लगाए? वॉज लगा देता है, ब्लंडर। बच्चा सोचता है प्रेजेंट इज लगाया था, गलत। क्योंकि मान लो तुम बोला कि ही स्पीक्स, वह बोलता है, एज इफ वह पागल है तो बोल दिया ही इज मैड, गलत हो गया। ही वॉज मैड, गलत हो गया। हर हाल में क्या बोलना पड़ेगा? जो कल्पना के लिए क्या लगाते हैं हम? वर्ब। अब कल्पना क्या है वो समझना, वर्ब का मतलब क्या है वो समझना। ये वर्ब का मतलब होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। क्या होता है वर्ब का? तो प्रेजेंट के इरादा को दिखाने के लिए वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इस सेकंड फॉर्म का मतलब होता है दो चीज। पहला चीज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या अदर वर्ड, दूसरा चीज सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नाउन या अदर वर्ड। तो बोलो हेड V2 है कि नहीं है? हेड का मतलब रखना। तो आप V2 का मतलब तुम V2 भी लगा सकते हो, वर्ब भी लगा सकते हो, हेड भी लगा सकते हो। नया स्ट्रक्चर। और इसके साथ साथ कुछ और बात हो वर्ब की तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 भी लगा सकते हो, सारे सही। तो ऐसे कितने हो गए तुम्हारे पास? 3। यानी सब्जेक्ट प्लस V1 V5 एज इफ से बनाने के लिए तुम किताब छान मारना, टीचर से पूछ मारना, तुमको बस कहेगा कि बेटा वर आता है। ये नहीं पता वर है क्या भाई? अरे वर तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है भाई। तो सेकंड फॉर्म कुछ भी आ सकता है, V2 आ सकता है, वुड आ सकता है, वर आ सकता है, हेड आ सकता है। समझ में आ रहा बात को? ये इंटेंशन। अब ये सेंस क्या कहता है उस पर डिपेंड करेगा। वर्ब जैसे रखने का बोध होगा तो हेड आ जाएगा, कोई कल्पना कर रहा है तो वर्ब का प्रयोग हो जाएगा, कोई होने का बोध होगा तो वुड हो जाएगा। जैसे मान लो बारिश हो, ऐसा लगता है जैसे बारिश हो, भाई मौसम देखने का तो यार लग रहा है कि बारिश, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बारिश होगी या हो आज, तो क्या बोलेंगे? इट सीम्स टू मी एज इफ इट वुड रेन। अब इट वर रेन होगा। अरे वर्ब के साथ वर्ब आएगा ही नहीं, नाउन आएगा। वर्ब का मतलब होना, समझ में आया?
वर का मतलब होना। वैसे बोलती से लंदन से आई है, वहां लगा दोगे वर। इस जड़ को समझो। वर तब आएगा जब क्या आगे आएगा? जैसे ऐसा बोलता है ऐसे मानो कुत्ता है, ऐसा बोलते से मानो शेर हो, ऐसा बोलता है ऐसे मान लो नेता हो, ऐसा चलता है मानो शेर हो। तो शेर, कुत्ता, शेर, भालू, पागल सब क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव है, तो सब जगह वर आएगा। कोई दिक्कत है? ऐसा लगता है उसके पास लाख रुपया है, तो लाख रुपया है मतलब रखना है ना। ऐसा लगता है उसके पास करोड़ रुपया हो, है रखना। कोई दिक्कत? ऐसा लगता है जैसे बारिश हो, वुड प्लस V1। एग्जाम्पल लिखो, जो बोला वो समझ में आया कि नहीं आया? एग्जाम्पल लिखो, लिखो ही वॉक्स, ही वॉक्स वह चलता है, ही वॉक्स एज इफ, ही वॉक्स एज इफ वह चलता है मानो कि, ही वॉक्स एज इफ वह चलता है मानो कि, ही वॉक्स एज इफ ही वर अ लॉयन, जैसे एक शेर है, ही वर अ लॉयन मानो कि शेर है, तो ही वॉक्स एज इफ ही वर अ लॉयन। दूसरा लिखिए, इट सीम्स टू मी, इट सीम्स टू मी मुझे ऐसा लगता है, इट सीम्स टू मी एज इफ यू वर मैड, इट सीम्स टू मी एज इफ, इट सीम्स टू मी एज इफ यू वर मैड, यू वर मैड, मैड मतलब पागल, पागल क्या एडिटिव हो गया, मुझे ऐसा लगता है तुम पागल हो। एक और लिखो, इट सिम्स, अगला एग्जाम्पल, इट सिम्स HEEMS, इट सिम्स एज इफ, इट सिम्स एज इफ इट वुड रेन, इट सिम्स एज इफ इट वुड रेन, ऐसा लगता है जैसे बारिश हो, बारिश हो। तो बोल बच्चे एज इफ समझ में आ गया, इसके साथ प्रेजेंट टेंस समाप्त हो गया। कल हम लोग चलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरफ, लेकिन इफ क्लॉज पढ़ाने के बाद, ठीक है। तो कल आपको इफ कंडीशन पढ़ाऊंगा, इसलिए छोड़ जाएगी, उसमें 10 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो कल हम लोग आ जाएंगे सीधा कंडीशन नंबर नेक्स्ट पे, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस काम होगा। जितना पिछले क्लास में पढ़ाया हूँ सबको रिवीजन करिए फटाफट, ठीक है, क्योंकि टेंस धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। कल आओ, क्यूज होगा, क्लास भी होगा, क्यूज, क्यूज तो 10-15 मिनट का होता है। हाँ, मैं रख लिया क्या? यही था, बोलना चाहिए ना। हाँ जी,